नमस्कार मित्रों। इस ई व्याख्यान में हम अंतर्गणन 3 के अंदर अंतर्गणन की द्विपद विधि के द्वारा दो अज्ञात मूल्यों को ज्ञात करने का तरीका और प्रक्रिया समझेंगे। इसके पूर्व के 2 व्याख्यानों में मैंने अंतर्गणन क्या है, अंतर्गणन की कौन कौन सी विधियां हैं और अंतर्गणन के अंतर्गत द्विपद विधि से एक अज्ञात मूल्य ज्ञात करने के लिए एक प्रश्न लेकर हल भी किया था और साथ में अंतर्गणन द्विपद विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए पूरी प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया और समीकरण और सूत्र बताए थे। मैं यहाँ पे शॉर्ट में एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा। अंतर्गणन का अर्थ होता है कि समंग श्रेणी के बीच के किसी अज्ञात मूल्य या मूल्यों की गणना करनी हो तो अंतर्गणन कहलाता है। और इसकी मुख्य विधियां इस प्रकार है। मोटे तौर पर 2 भागों में बांटी जा सकती है, रेखागणित और रेखागणितीय विधियां और बीजगणितीय विधियां। रेखागणितीय विधियों में ग्राफिक मेथड होता है जिसमें जो संख्याएं दी होती है ईयर्स के साथ में या स्वतंत्र चरों के साथ में मूल्य दिए हुए होते हैं, उनको बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है। और जो नहीं होता है, बीच का कोई अज्ञात मूल्य होता है, तो भी जब बिंदुओं को मिलाते हैं तो वो एक संभावित मूल्य या अनुमानित मूल्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण विधि है वो है बीजगणितीय विधि। और बीजगणितीय विधि में अनेक विधियां हैं जिसकी मुख्य 3 हैं: द्विपद विधि, न्यूटन विधि और लैग्रेंज विधि। ये 3 मुख्य विधियां हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में भी इन्हीं को पूछा जाता है। और सिलेबस या कोर्स में भी बीकॉम हो या एमकॉम हो या बीए हो या एमए हो, अर्थशास्त्र से संबंधित या सांख्यिकी से संबंधित भी, तो भी इनमें 3 ये विधियां मुख्य हैं अंतर्गणन ज्ञात करने के लिए। इनके अलावा विधियां कुछ है जो पारवोलिक विधि यानी कि पाराबोलिक मेथड कहलाती है, और एक न्यूटन गॉस विधि है, और एक स्टर्लिंग का सूत्र भी है, और न्यूटन की विभाजित अंतर विधि भी है। कभी कभार 2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किन्हीं 2 या किन्हीं 3 विधियों का नाम लिखिए, अंतर्गणन ज्ञात करने की किन्हीं 3 विधियों का नाम लिखिए। तो आप इस तरह से इनमें से कोई भी 3 विधियों का नाम लिख सकते हैं। 2 विधियां पूछे तो 2 विधि लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण विधि है, पहली विधि द्विपद विस्तार विधि, जो बायनोमियल मेथड कहलाती है, बायनोमियल एक्सपांशन मेथड भी कहलाती है। इसमें विस्तार किया जाता है द्विपद के आधार पर, और उसके द्वारा बनाए गए सूत्र या बनाए गए विस्तार के आधार पर अंतर्गणन किया जाता है। और यह विधि तब अपनाई जाती है, यद्यपि मैंने पहले बता चुका हूँ लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये विधि तब अपनाई जाती है जबकि स्वतंत्र चर बराबर अंतर वाले हो और उन्हीं स्वतंत्र चरों से संबंधित आश्रित चर अर्थात y में से कोई अज्ञात हो तो उसे ज्ञात किया जा सकता है। एक अज्ञात हो तो भी ज्ञात किया जा सकता है, 2 अज्ञात हो तो भी ज्ञात किया जा सकता है। यदि स्वतंत्र चर बराबर अंतर वाले हो लेकिन y जो है, जितने स्वतंत्र चर दिए हुए हैं वो सभी दिए हुए हों और बीच में से कोई गायब हो, अर्थात जो दिए हुए स्वतंत्र चरों से संबंधित ना हो के सभी दिए हुए हों, लेकिन बीच में जैसे मान लेते हैं 2-2 साल का अंतर है, तो उन जो x नहीं दिया हुआ है उनके बीच, उनके बारे में यदि ज्ञात करना हो तो न्यूटन विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण के रूप में लिखा है 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010। तो इसमें 1970 और 2000 के आंकड़े नहीं दिए हुए हैं तो इनको हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि 1955 का पूछा जाए, 1961 का पूछा जाए, 1971 का पूछा जाए, 1999 का पूछा जाए, तो ऐसी स्थिति जब भी होती है तो हम न्यूटन विधि अपनाते हैं, द्विपद विधि नहीं। और यदि जो वर्ष दिए हुए हैं या स्वतंत्र चर दिए हुए हैं उन्हीं से संबंधित आश्रित चर अज्ञात हो तो ज्ञात करने के लिए द्विपद विधि का सहारा लिया जाता है। और इसकी जो प्रक्रिया होती है वो है, सबसे पहले जो प्रश्न दिया हुआ होता है, जो ईयर्स होते हैं या स्वतंत्र चर होते हैं उनको x मानते हुए उन x0 से आरंभ करते हुए जो पहला स्वतंत्र चर होगा उसको x0 से आरंभ करते हुए x0, x1, x2 इस तरह से जितने भी हैं उनको संकेत दिए जाते हैं। और आश्रित चरों को y0 से शुरू करते हुए, y मानते हुए y0 से शुरू करते हुए अंत तक उनको संकेत दिए जाते हैं। फिर जितने ज्ञात मूल्य होते हैं उनको प्रमुख अंतर माना जाता है और
जितने ज्ञात मूल्य हैं उनके लिए प्रमुखांतर लिखा जाता है। जैसे डेल्टा 0 टेंस टू n होता है, तो n का मतलब यहाँ पे ज्ञात मूल्य है, तो डेल्टा 0 टेंस टू 4 ज्ञात मूल्य है, तो 4 n की जगह आ जाएगा बराबर 0। इस तरह से लिखा जाता है। ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इनके आधार पर ही सूत्र या फिर समीकरण को अपनाया जाता है, अर्थात द्विपद विस्तार का समीकरण वही लिया जाता है जितने ज्ञात मूल्य है, या फिर यूं कहिए कि द्विपद विस्तार जब किया जाता है तो ज्ञात मूल्यों तक अर्थात प्रमुखांतर तक विस्तार किया जाता है। और फिर सूत्र में या समीकरण में जो प्रश्न में दिए हुए मूल्य होते हैं y के लिखकर, और समीकरण जिस तरह से हल करते हैं उस तरह से हल कर दिया जाता है। और जो समीकरण बनाया जाता है वो या तो द्विपद विस्तार से बनाया जा सकता है, या पास्कल ट्रायंगल से बनाया जा सकता है, या फिर अंकात्मक गुणक द्वारा बनाया जा सकता है, या फिर आप पहले से बने बनाए हैं उनको भी आप तैयार करके रख सकते हैं। जैसे कि इस पूरी स्लाइड में दिख रहा है, एक सारणी बना रखी है जिसमें यदि दो ज्ञात मूल्य हैं तो उसके लिए y2 माइनस 2y1 प्लस y0 इज इक्वल टू 0, इसका समीकरण ले सकते हैं, सूत्र ले सकते हैं। इसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7 इन सब के लिए पहले से समीकरण बनाए हैं, उनको आप याद करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक 7 के लिए वापस बता रहा हूँ, यदि ज्ञात मूल्य 7 है तो प्रमुख अंतर इस तरह से लिखा जाएगा, और डेल्टा 0 टेंस टू 7 इज इक्वल टू 0, और उसका समीकरण होगा y7 माइनस 7y6 प्लस 21y5 माइनस 35y4 प्लस 35y3 माइनस 21y2 प्लस 7y1 माइनस y0 इज इक्वल टू 0। और इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि एक अज्ञात मूल्य हो तो किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो ज्ञात मूल्य जितने होते हैं उसके बराबर का सूत्र लेकर और फिर उसको हल कर दिया जाता है। ये वाला प्रश्न हमने पहले लिया था। अब आज हम चलते हैं दो अज्ञात मूल्य जब हो तो उनको कैसे ज्ञात किया जाता है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो अज्ञात मूल्य हो तो ऐसी स्थिति में जितने ज्ञात मूल्य हैं उसके लिए प्रमुखांतर लिखा जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, यदि ज्ञात मूल्य 7 है तो डेल्टा 0 टेंस टू 7 लिखा जाएगा, और उसका समीकरण सूत्र लिखा जाएगा, जैसा कि सूत्र जो मैंने अभी इस टेबल में बताया था, y7 माइनस 7y6 प्लस 21y5 माइनस 35y4 प्लस 35y3 माइनस 21y2 प्लस 7y1 माइनस y0 इज इक्वल टू 0। एज इट इज को ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए ये लिखा हुआ है, ये समीकरण लिख दिया। अब चूंकि एक ही अज्ञात होता तो इस समीकरण के द्वारा हल कर दिया जाता, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि दो अज्ञात मूल्य हैं तो उनको कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो एक समीकरण से नहीं ज्ञात किया जा सकता, तो इसके लिए युगपत समीकरण बनाना पड़ेगा, अर्थात साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना होगा, और उसके आधार पर अज्ञात मूल्यों को ज्ञात करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्ञात मूल्य कितने हैं वो तय कर लिए, 2 हैं, तो डेल्टा 0 टेंस टू 7, पहला मतलब 7 अज्ञात मूल्य हैं तो, और 2 अज्ञात मूल्य हैं तो पहला तो समीकरण ये बन जाएगा जो है एज इट इज जो लिखा हुआ है पहले से तय। उसके बाद दूसरा समीकरण जो होगा वो पहले समीकरण को रीराइट कर देंगे, जैसा है वैसा का वैसे लिख देंगे, लेकिन जो प्रमुख अंतर होगा वो डेल्टा 0 टेंस टू 7 के स्थान पर डेल्टा 1 टेंस टू 7 हो जाएगा, अर्थात इसमें जो सब्सक्रिप्शन है इसमें एक की वृद्धि कर दी जाएगी, अर्थात उप सब्सक्रिप्ट लिखा जाना यानी कि उपसंकेत कहलाता है। जो उपसंकेत है वो एक बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे इसमें डेल्टा 0 और ऊपर पावर 7 लिख रखा है, तो इसका जो लिखा जाएगा वो डेल्टा 1 की और इसका पावर में 7 लिखा जाएगा, अर्थात सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा 1 और सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा 7। और जो समीकरण है पहले जो ऊपर लिखा वो सेम रीराइट करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा, यानी कि y केवल सब्सक्रिप्शन को छोड़कर, यानी सब्सक्रिप्ट में जो लिखे हुए हैं नीचे जो लिखे हुए हैं 7, 6 इस तरह से जो लिखा हुआ है, जो उपसंकेतों के रूप में लिखा हुआ है, जैसे y7 फिर है -7y6, तो ये जो 7, 6
5 और ये घटते क्रम में लिखे हुए हैं, ये उप संकेत कहलाते हैं। इन उप संकेतों में यानी ये सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए, इनमें एक की वृद्धि कर दी जाती है। सेम रहेगा समीकरण, लेकिन इस समीकरण में जो उपसंकेत है उनमें एक की वृद्धि कर दी जाएगी। तो सबसे पहला y7 है, तो यहाँ पे y8 हो जाएगा। -7y6 था, उसकी जगह हो जाएगा -7y7, और फिर +21y6, फिर -35y5, फिर +35y4, -21y3, +7y2, -y1 इज इक्वल टू 0। देखिए ऊपर वाला समीकरण 0 पे एंड होता है, नीचे वाला समीकरण 1 पे एंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक एक की हमने वृद्धि कर दी इसलिए। और इस तरह से हमारे पास में दो समीकरण प्राप्त होंगे। अब इन दो समीकरणों को जो प्रश्न में दिए हुए हैं y के मूल्य, उनमें रखते हुए इसको हल करेंगे, और युगपत समीकरण जिस प्रकार से हल करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन, उस तरह से इसको हल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, मैंने इस कैलाश नांदागर की पुस्तक में से लिया है, और प्रश्न है, निम्न सारणी की सहायता से 1990 और 2000 के लिए उत्पादन का मूल्य अनुमानित कीजिए या अनुमान लगाइए। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डाटा एस्टिमेट द लाइकली प्रोडक्शन फॉर 1990 एंड 2000। अब वर्ष दिए हुए हैं इसमें 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, और उत्पादन के आंकड़े दिए हुए हैं और वो 1000 टनों में हैं। वो हैं 200, 220, 260, क्वेश्चन मार्क है 1990 का, और फिर है 350, 2000 का भी क्वेश्चन मार्क है, और फिर है 2005 का 430। अर्थात इसमें ईयर दिए हुए हैं और उत्पादन के आंकड़े दिए हुए हैं। ये प्रश्न अनेक विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में पूछा गया है, अनेक कक्षाओं में पूछा गया है, अनेक परीक्षाओं में पूछा जाता भी है। यहाँ जैसे दिख रखा है, मेरठ में 2004 में बीकॉम की परीक्षा में आया हुआ है, 2003 की बैक की परीक्षा थी बीकॉम की, उसमें भी आया हुआ है, एमकॉम में भी पूछा गया है, अजमेर यूनिवर्सिटी में 2005 में, और सागर यूनिवर्सिटी में भी 2006 में पूछा गया है, और जोधपुर यूनिवर्सिटी, मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय उदयपुर, जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर, और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में भी की परीक्षाओं में, बीकॉम में, एमकॉम में, एमए और बीए की सांख्यिकी और परिमाणात्मक सांख्यिकी विधियां, या हम कह सकते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की पेपर की परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। और ये जब प्रश्न हमने देख लिया कि ये पूछा गया है, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि इसमें विधि कौन सी अपनाई जाएगी, तो द्विपद विधि या फिर न्यूटन विधि। यदि फिर लैग्रेंज विधि जब भी होती है तो उसमें प्रश्न में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभार नहीं होती, तो लैग्रेंज विधि तो किसी भी परिस्थिति में अपनाई जा सकती है। लेकिन न्यूटन विधि तभी अपनाई जाती है जबकि बराबर अंतर वाले एक्स हो, लेकिन जो दिए हुए एक्स है उनके अलावा उनके बीच में से किसी भी मूल्य का अंतर्गणन करना हो तो न्यूटन विधि अपनाते हैं। लेकिन द्विपद विधि तब अपनाई जाती है जबकि बराबर अंतर वाले वर्ष हो, अर्थात एक्स में बराबर अंतर हो, जो दिख रहा है 1975, 1980, 1950, मतलब 5-5 साल का अंतर है, और उत्पादन के आंकड़े भी इन्हीं में से, जो वर्ष दिए हुए हैं उन्हीं में से अज्ञात है। जैसे 1990 और 2000 के आंकड़े हमको ज्ञात करने हैं, तो हम द्विपद विधि अपनाएंगे। और द्विपद विधि में अपनाते समय सबसे पहला काम होता है कि उनको संकेत दें। तो वर्ष को हम स्वतंत्र चर मानते हुए x लिखेंगे, और x0 से शुरू करते हुए x1, x2, x3, x4, x5, f6 इस तरह से हम नाम दे देंगे, संकेत दे देंगे। फिर इसी तरह से उत्पादन को हम y मानेंगे और आश्रित चरों को, और y0 से शुरू करते हुए y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6 इस तरह से हम संकेत दे देंगे। अर्थात हमें सबसे पहला काम हमारा द्विपद विधि में संकेत देना है, x को x0 से शुरू करते हुए और y को y0 से शुरू करते हुए एंड तक, जितने भी हैं उतने तक दे दिया। उसके बाद दूसरा हमारा काम होता है प्रमुखांतर ज्ञात करना, यानी प्रमुखांतर लिखना। प्रमुखांतर लिखने के लिए हम क्या देखेंगे? यहाँ पे कितने मूल्य ज्ञात हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 ज्ञात है और 2 अज्ञात है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 ज्ञात है, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा प्रमुखांतर 0 टेंस टू 5।
और इसका समीकरण बराबर 0 होता है, तो इसका 0 की जगह हम समीकरण लिख सकते हैं पूरा। तो इसका समीकरण जो है वो मैंने आपको यहाँ पे लिखाया था, y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0 इज इक्वल टू 0। ये लिखना है, एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया। और ये लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा, ये तो हुआ पहला समीकरण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो अज्ञात है, एक अज्ञात होता तो हम इससे काम चला लेते, लेकिन दो अज्ञात है, इसलिए पहला समीकरण तो ये होगा और दूसरा समीकरण एज इट इज रीराइट कर देंगे जो पहले ऊपर लिखा है, लेकिन सब्सक्रिप्शन में एक एक की वृद्धि कर दें। तो y5 है तो y6 हो जाएगा, माइनस 5y4 था तो यहाँ हो जाएगा दूसरे में, नीचे वाले में माइनस 5y5, फिर ऊपर था प्लस 10/3, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10/4, फिर ऊपर था माइनस 10/2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10/3, ऊपर था प्लस 5/1, यहाँ पे प्लस 5/2, और ऊपर था माइनस y0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस y1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे दो समीकरण बन जाएंगे। और इस जो दो समीकरण बन जाएंगे उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप होगा इन समीकरणों में जो प्रश्न में दी हुई है संख्याएं, उन संख्याओं को लिखना। तो y0 200 है, y1 220 है, y2 260 है, y3 कुछ भी नहीं है तो y3 लिखा जाएगा एज इट इज ही, और y4 350 है, y5 ज्ञात करना है इसलिए जो है वो लिखा जाएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, और y6 की जगह हम 430 लिखेंगे। तो इन दोनों समीकरणों में जो y5 y इस तरह से जो है वो इनकी संख्याएं लिखेंगे, y की जितने भी मूल्य हैं उनकी संख्या लिखेंगे, और जिन y का मूल्य नहीं है उनको एज इट इज y3 है तो y3 लिख देंगे, y5 है तो y5 लिख देंगे, बाकी की जगह संख्याएं लिखेंगे दोनों ही समीकरणों में। इस तरह से हमारे पास में दो समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। ये दो समीकरण प्राप्त हो गए हमारे पास में, जिसमें लिख दिया y5 माइनस 5 इंटू 350। ये 350 क्या है, ये y4 की संख्या है, ये देखिए y4, ये हाँ y4 की संख्या है 350, ये रही, ये इस तरह से हमें लिखना है आगे। और फिर प्लस 10/3, क्योंकि y3 है नहीं और y5 है नहीं इसलिए एज लिख दिया हमने। फिर माइनस 10 इंटू 260, 260 क्या है, 260 है y2, ये देखिए y2 है 260 इसलिए हमने लिखा है। फिर नेक्स्ट है प्लस 5 इंटू 220, 220 y1 है इसलिए ये 220 y1 है। और फिर माइनस 200, 200 क्या है, y0 है। इस तरह से हमने एक समीकरण बनाया, और दूसरा समीकरण जो है इसके लिए भी हमने संख्याएं लिख दी। ये 430 माइनस y5 प्लस 10 इंटू 350 माइनस 10y3 प्लस 5 इंटू 260 माइनस 220 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास में दो समीकरण प्राप्त हो गए। पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये है जब हमने संख्याएं लिखी तब। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गुणा वाले हैं इन सबको आपस में गुणा करते हुए इनको सॉल्यूशन कर देंगे। तो 5 को 350 से गुणा कर दिया, और यहाँ पे अगले स्टेप पे यहाँ पे लिख देंगे, मान लेते हैं यहाँ पे लिख दिया हमने, और फिर पूरा लिख देंगे y5 माइनस इन दोनों को गुणा करके जो संख्या आती है वो लिख देंगे, प्लस 10y3, फिर माइनस इन दोनों को गुणा करके 2600 होता है वो लिख देंगे, फिर प्लस 5 और 220 को गुणा करके फिर लिख देंगे, फिर माइनस 200 बराबर 0। और इसी तरह से दूसरे समीकरण में 430 माइनस 5y5 प्लस 10 को 350 को गुणा करके लिख देंगे, फिर माइनस 10y3 प्लस 5 और 260 को गुणा करके लिख देंगे, फिर माइनस 220 लिख देंगे। उसके बाद में माइनस माइनस को जोड़ देंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे, और माइनस माइनस को जोड़ के प्लस प्लस को जोड़ के जो प्लस की संख्या आती है और माइनस की संख्या आती है, जो भी उनका घटाने या जोड़ने से जो भी संख्या आएगी वो हम अगले स्टेप में लिख देंगे। अगली जो लाइन होगी वो इसकी होगी, और इसी तरह से इसके लिए भी जो होगी नेक्स्ट लाइन होगी, जैसे कि इसमें। और उसके बाद में ट्रांसपोजिशन करने के बाद में सीधा यहाँ पे लिख रखा है, इसलिए आप इसकी मत करना, जब भी एग्जाम दें तो अब आप उसमें आप सारी स्टेप्स बाय स्टेप लिखते रहना, ताकि क्वेश्चन करने में कोई गलती नहीं रहे। तो जो पहली स्टेप निकली है, इसके बाद में एंड सॉल्यूशन वो है y5 प्लस 10y3 इज इक्वल टू
ट्रांसपोजिशन इधर था तो ये माइनस का होगा, इस कारण से इधर गया, उसके बाद में ये हो गया प्लस का, ट्रांसपोजिशन करने के बाद, पक्षांतर करने के बाद में। तो 3450 ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन एंड का, पहले समीकरण का एंड सॉल्यूशन ये है। और फिर है दूसरे समीकरण का, इसका जो सॉल्यूशन है वो है -5y5 -10y3 इज इक्वल टू -5010। ये माइनस कैसे इधर होंगे, ट्रांसपोजिशन किया उधर गया तो ये इधर प्लस के होंगे, उधर जाते ही माइनस के हो गए। इसलिए अब हमारे पास में क्या हो गया, अब हमारे पास में दो समीकरण एंड समीकरण बन गए। ये दो समीकरण क्या है, इन समीकरणों को साथ में लिखना है इस किताब में, तो ऊपर नीचे लिख दिया, लेकिन आप क्या करना, एक समीकरण यहाँ लिखना, दूसरा समीकरण यहाँ लिख देना, या फिर यहाँ लिखा है तो दूसरा समीकरण इसके नीचे जस्ट यहाँ लिखना। इससे इसकी सीक्वेंस पता चलेगी। और सीक्वेंस इसलिए चाहिए क्यों, क्योंकि y5 और y5 के नीचे y5 आना चाहिए, y3 के नीचे y3 आना चाहिए। अब उसके बाद में बराबर के बाद में 3450 प्लस के और उसके जस्ट नीचे माइनस के ये आ जाना चाहिए। इस तरह से क्या होगा, जब आप सीक्वेंस में लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि y3 और y5 दोनों में से किसी एक, दोनों ही समीकरण में एक संख्या बराबर, दोनों ही समीकरण में किसी एक के लिए बराबर होना चाहिए। अर्थात यहाँ y5 है तो यहाँ पे y5 की, यहाँ 5y5 है और यहाँ 1y5 है, लेकिन ऊपर वाले में y3 में 10y3 है और यहाँ पे भी 10y3। इसका मतलब ये है कि ये पहले से ही युग्म समीकरण हल करने के लिए पहले से ही दोनों में 10 है y3, इसलिए ये प्लस के हैं, ये माइनस के हो गए, तो 10y3 में से 10y3 गए तो 0 बचे, इसलिए ये आपस में दोनों कट जाएंगे। तो पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया ऊपर वाले समीकरण में y5 इज इक्वल टू 3450 और नीचे वाले समीकरण में y -5y5 इज इक्वल टू -5010, ये रह जाएगा। तो -5y5 में से ये एक y5 गया तो कितना रह जाएगा, -4y5 बराबर, फिर माइनस के 5010 में से प्लस के 3450 गए, पीछे रह जाएंगे माइनस के 1560। चूंकि ये दोनों ही माइनस के हैं दोनों साइड में, मतलब बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में दोनों ही संख्याएं माइनस माइनस में है, तो माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, तो दोनों प्लस की होगी। अब क्या रह गया है, अब रह गया है 4y5 बराबर 1560। अब y5 एक साइड रख दीजिए, 4 को उधर भेज दीजिए, यानी ट्रांसपोजिशन कीजिए, अर्थात 1560 में जब 4 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 390। इस तरह से हमारे पास में y5 प्राप्त हो चुका है अभी। तो y5 हमारे पास में 390 है। तो अब जब y5 प्राप्त हो गया है तो अब इस y5 की वैल्यू किसी भी समीकरण, जो छोटा समीकरण लग रहा हो उसमें इसकी वैल्यू रख दीजिए और y3 ज्ञात कर लीजिए, चाहे तो इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए। ये इजी लग रहा है तो इस समीकरण में हम रख देते हैं। तो y5 की जगह हमने 390 रख दिए, y5 की जगह हमने 390 प्लस 10y3, तो 10y3 एज इट इज लिखा जाएगा। उसके बाद में 3450 एज इट इज लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, 10y3 को एक साइड में रखेंगे, 390 को उधर ट्रांसपोजिशन कर देंगे। जब उधर ट्रांसपोजिशन करेंगे तो 3450 में से 390 घटा दीजिए, जो भी रहता है रहेंगे आपके 3060 रहेंगे, उसमें 10 का भाग दे देंगे क्योंकि 10y3 है इसलिए, तो 10 का भाग देंगे तो 306 आ जाएंगे। इस तरह से हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, y3 इज इक्वल टू 306 प्राप्त हो जाएगा। अब हमारे पास में दोनों ही जो अज्ञात मूल्य हैं वो प्राप्त हो चुके हैं। ये संभावित सर्वोत्तम मूल्य होंगे। y3 इज इक्वल टू 306 और y5 इज इक्वल टू 390। तो y3 किसके लिए था, 1990 के लिए था, y3 था 1990 के लिए, तो y3 306 और y5 2000 के लिए है तो 390। इस तरह से हमारे पास में उत्तर प्राप्त होंगे। धन्यवाद।